Now let's move towards our next topic, that is order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी एक रिएक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विद बी टू गिव प्रोडक्ट सी एंड डी, और कोएफिशिएंट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of a reaction is directly proportional to product of concentration of reactants. This is rate equation. proportionality का साइन ख़त्म करने के लिए हमने constant के यूज़ किया है, that is rate constant. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट ए और एक्सपोनेंट बी, रिएक्टेंट ए के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए होगा और रिएक्टेंट बी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी होगा. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए और बी का सम ले लेंगे, और अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तो हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स in rate equation is called order of reaction. तो एक्सपोनेंट्स किसके होने चाहिए? कंसंट्रेशन टर्म्स के. और कंसंट्रेशन टर्म्स कहाँ से हमने लेनी है? रेट इक्वेशन को यूज़ करते हुए. और ये रेट इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट इक्वेशन है. इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक और तरीके से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर इन एक्चुअल कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, दैट नंबर इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसको डिफ़ाइन करेंगे कंसंट्रेशंस. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशंस आल्टर या हुज कंसंट्रेशन आल्टर इन एक्चुअल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज. असल में जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है उन मॉलिक्यूल्स के नंबर को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. जैसे इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी है. टोटल मॉलिक्यूल्स हमने रिएक्शन के अंदर 4 दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 4 के 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, बल्कि हो सकता है कोई से 2 मॉलिक्यूल्स ए के बी के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा. इसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. यानी ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जितने हम दे रहे हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, बल्कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असल में जितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है रिएक्शन के नतीजे में, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसीलिए हम इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हम जितने मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स लिखे हुए होते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बेस पे केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई किया गया है. 0 ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कब होंगे? जब एक्सपोनेंट टर्म्स का जो सम है वो 1 के इक्वल होगा इन रेट इक्वेशन, या कंसंट्रेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल चेंज होगी जब रिएक्शन के नतीजे में. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जब एक्सपोनेंट टर्म्स का जो सम है वो 2 आएगा और जब सम 3 आएगा तो उस केस में उसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. 0 ऑर्डर रिएक्शंस को भी देखेंगे जब रेट ऑफ रिएक्शन टोटली इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो उसको 0 ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, यानी सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म्स जब 0 होगा. डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं. जितने भी रिएक्शंस जिनकी ये एग्जांपल्स दी गई हैं इनकी रेट इक्वेशन सारी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई हैं और इनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए गए हैं. हमने जस्ट इनको देखना है कि किस किस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा. सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5. इसके 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हैं, इनकी ब्रेक डाउन होती है. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O4 और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो रेट इक्वेशन है उसके अंदर हमने एक्सपोनेंट 2 यूज़ नहीं किया. अगर तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के रेट इक्वेशन लिख सकते तो यहाँ पर 2 आना चाहिए था, क्योंकि कोएफिशिएंट स्टार्ट में 2 है तो इस रेट इक्वेशन के अंदर यहाँ पर भी 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं है. इसका मतलब है ये रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने निकाली है. और अब इस रेट इक्वेशन से अगर हम ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इसी से कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि 1 है इसके ऊपर एक्सपोनेंट. इस तरह ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा.
सेकंड एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ये टर्शरी कार्बन होती है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो मज़ीद जब 3 कार्बन्स के साथ अटैच हो तो उस कार्बन को टर्शरी कार्बन कहते हैं, और 4 कार्बन्स की वजह से इसको ब्यूटाइल कहा गया है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए रेट इक्वेशन देख लेते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटली। रिएक्शन के अंदर आपको 2 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम रेट निकाल सकते होते तो रेट इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिखते और ऑर्डर फिर 2 होना था, लेकिन रेट इक्वेशन जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की है उसके अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको क्लोज करके लिखा गया है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर CH3 3 CH3 हैं तो इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के थ्राइस लिखा है, CH3 थ्राइस, और ये जो सेंटर में CBr है उसको साथ में लिख दिया है, CH3 थ्राइस CBr टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस रेट इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट आ रहा है, उसका भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल, तो दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। जहाँ पर वाटर लार्ज एक्सेस में यूज़ किया गया हो तो उन रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ हो रहा होता है, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है और रेट ऑफ रिएक्शन फिर वाटर की अमाउंट पे या कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, उसकी लार्ज कंसंट्रेशन की वजह से रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स नज़र आ रहे हैं, होना इसको सेकेंड ऑर्डर चाहिए था, लेकिन असल में प्रैक्टिकली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद ओजोन। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी ओजोन के साथ, O3 इज़ ओजोन, ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगी और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। इस केस में दोनों रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी और ओजोन भी, और दोनों का एक एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, इसका 1 और इसका 1, 1 + 1 = 2, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब फोर्थ वाली जो एग्जांपल हमारे पास है, ये रिएक्शन यहाँ पर तो आपको सिंगल स्टेप नज़र आ रहा है, और सिंगल स्टेप जब हम देखते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन क्लोराइड FeCl3 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, टोटल रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं 8, लेकिन ऑर्डर जो है वो 8 कभी भी नहीं हो सकता। ऑर्डर या तो 0 हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है या थर्ड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और अच्छा, ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके FeI2 आयरन आयोडाइड पोटाशियम क्लोराइड के 6 मॉलिक्यूल्स और आयोडीन जो है आयोडीन का एक मॉलिक्यूल बना देता है। असल में होता क्या है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं है, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में प्रोसीड कर रहा है। पहले स्टेप के अंदर आयरन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल पोटाशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके आयरन आयोडाइड FeI2 का एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, जब इधर से आयरन और इधर से आयोडीन मिलकर रिएक्ट करेंगे तो FeI2 बन जाएगा। पोटाशियम जो है वो इसके क्लोरीन के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बना देगा और एक क्लोरीन Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। अब सेकेंड स्टेप के अंदर जो 2 रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं पोटाशियम आयोडाइड के, वो रिएक्ट करेंगे 2 क्लोराइड आइंस के साथ और रिएक्ट करके बना देंगे 2 पोटाशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल। अब जब रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं है, मल्टी स्टेप्ड है, डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हो रहा है, तो अब रेट इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है रेट इक्वेशन, और रेट डिपेंड करता है उस स्टेप के ऊपर जो स्लो होता है। तो इन दोनों स्टेप्स में से ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, यानी रेट डिटरमिन करने के लिए ये स्टेप यूज़ किया जाता है। रेट इसके रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है उसको हम रेट इक्वेशन के अंदर यूज़ करते हैं। इस तरह रेट इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ FeCl3 एक मॉलिक्यूल और कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, इधर 1 होगा इधर 2 होगा, 1 + 2 इसका सम 3 होगा, इसका मतलब है ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। टोटल मॉलिक्यूल्स 8 थे रिएक्टेंट साइड पे। अगर हम सिंगल स्टेप रिएक्शन को देखते
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 8 नहीं हो सकता। असल में इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 3 है। दिस इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शंस के अंदर एक स्टेप जो स्लो होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है और रेट इक्वेशन के अंदर उस स्टेप के रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है और ऑर्डर उधर से ही कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, ज़्यादातर जो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे 1 2 3 हम देख रहे थे, या फिर 0 होता है, लेकिन अक्सर वो नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। फ्रैक्शन यानी आशारिया की फॉर्म में हो सकता है। तो इस रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। रिएक्शन क्या है? क्लोरोफॉर्म CH3 इज़ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू गिव कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। 4 क्लोराइड हैं तो टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और HCl गैस प्रोड्यूस होती है। इसके लिए जो रेट इक्वेशन है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डिटरमिन की गई है, इसमें कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म का 1 मालिक्यूल और क्लोरीन का हाफ मालिक्यूल आएगा। ऑर्डर क्या होगा? 1 + हाफ। 1 + हाफ को सॉल्व करेंगे तो 1.5 आता है। इन केस ऑफ दिस रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1.5 यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। और लास्ट पे हम बात कर लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनमें रेट रिएक्टेंट्स पे डिपेंड ही नहीं करता। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे अगर हमने ये रेट इक्वेशन ली है किसी रिएक्शन के लिए, उसमें इधर एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट है वो 0 आए, इधर भी 0 आए, और अगर हम सम लेते भी हैं तो वो 0 आ जाएगा। रेट इनकी कंसंट्रेशंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ऐसे रिएक्शंस को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। किन रिएक्शंस के केस में रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से रेट ना तो इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। तो वो रिएक्शंस लाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से उनका जो रेट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दें तो उन रिएक्शंस का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज़ कर दें तो उनका रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट किसी और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो उनको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी। कभी भी आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख कर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह रेट इक्वेशन भी आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते।